फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे द्वारा शुरू की गई आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए सीरीज जो शुरू की है मैंने, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करने की, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर सके। आपको पता है हमारा भी कोर्स जो चल रहा है, मेरी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए चल रही है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो नॉन कॉलेजिएट हो, क्योंकि उनका एग्जाम सबसे पहले है 21 अप्रैल को। बाकी क्लासेस को भी हम लेंगे, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने शेड्यूल बना रखा है, आप चिंता ना करें। आपके एग्जाम से पहले आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहुंच जाएंगी। अब बच्चों हम बात करें तो आपको पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके द्वारा मेरी वीडियो बना दी गई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। कल से हमने स्टार्ट किया है अमेरिका का संविधान, जो कि आपका सेक्शन बी है, और आपके एग्जाम के जो मार्क्स है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसका काफी सारा मार्क्स वो स्कोर करता है। ए सेक्शन में आपका केवल ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है और बी सेक्शन में केवल आपकी अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम है। यानी आपके 100 नंबर के पेपर में लगभग 60 नंबर का पेपर, 60 मार्क्स ऑफ द पेपर कवर्ड फ्रॉम द ब्रिटेन एंड अमेरिका। यानी हमें जो एम्फेसिस देना है ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान पर देना है। ब्रिटेन के संविधान के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने शुरू की अब नई सीरीज किसकी, अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और बच्चों ध्यान से सुनिए, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और ये मेरी 110% गारंटी है। इस वीडियो में से आपके डेफिनेटली 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है, 110%। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, अब सुनिए इसको क्या होता है। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने अमेरिका के संविधान की एक विशेषता पढ़ी थी, जो ये कहता है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित होकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टेक द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय द थॉट्स ऑफ द मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हमने देखा था कि वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट के तीनों विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, सेपरेट होकर अपना काम करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने बार बार एक शब्द पे एम्फेसिस दिया था कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के वर्क में, उसके फंक्शंस में इलीगली इंटरप्ट नहीं करेगा, अननेसेसरी इंटरप्ट नहीं करेगा। और इस थ्योरी को हमने क्या पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन बच्चों आप खुद सोचिए, यदि अगर हम तीनों ऑर्गन्स को बिल्कुल सेपरेट कर दें, बिल्कुल डिफरेंट कर दें, लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग, जुडिशियरी बिल्कुल अलग, तो क्या किसी देश की शासन व्यवस्था प्रॉपर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, है ना। क्योंकि तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तीनों के बीच एक समन्वय होना बहुत जरूरी है, जिस समन्वय से वो क्या करें, एक दूसरे की पावर्स को चेक करते रहे, एक दूसरे की पावर्स को बैलेंस करते रहे। देखिए बच्चे, यहां ध्यान रखना है, इंटरप्शन नहीं है, यहां अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं कर रहा, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर जब आया सिद्धांत, तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर हमने एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से बिल्कुल सेपरेट कर दिया, कोई दोनों में कोरिलेशन नहीं रखा, कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, तो शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। इट मींस देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी फैक्ट को ध्यान रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान में एक और सिद्धांत डाला, जिसे कहा गया नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। आपसे बच्चों सीधा सीधा 4 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान में नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को समझाइए। तो आपको समझ में आया होगा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने के साथ साथ तीनों अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए, तीनों अंगों को अपनी शक्ति में, अपनी सत्ता में मर्यादित रखने के लिए, और एक दूसरे के साथ चलकर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस सिद्धांत का निर्माण किया गया उसे क्या कहा गया, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कहा गया।
for my English medium students. Check and theory balance is the important features of the American Constitution. According to this theory, there is a close coordination among the three organs of the government. Check and balance theory does not imply that one organ interrupt unnecessary or illegally into the functions of the another organ, but a organ can control the power of the another organ so that one organ cannot to be tried to become an absolute or a dictator. आया बच्चों समझ में आता? तो इसे क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। यानी देखिए मैं बता रही हूं आपको, इस पूरे बोर्ड में से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे और यू डोंट वरी, इनके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप समझते चलिए, सीखते चलिए और अच्छा स्कोर करते चलिए। देखिए तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक एंड बैलेंस थ्योरी? नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। अब हम इसी को आगे करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वय रखेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। यानी जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ समन्वय रखेगी, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ समन्वय रखेगी, और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच समन्वय रखेगी। आई बात समझ में? यानी लेजिस्लेचर वर्क विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, executive work with the coordination of legislature and judiciary, and judiciary coordinate between with the legislature and the executive। यानी तीनों अंग जो हैं दूसरे दो अंगों के साथ समन्वय रखेंगे। समन्वय कैसे रखेंगे? समन्वय कोऑर्डिनेशन इस तरह रखेंगे कि ये जो कांग्रेस है, यहाँ आपको पता है कि अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अगर आपके एग्जाम में कहीं कांग्रेस वर्ड आया है, वो कह रहा है कि कांग्रेस को समझाइए, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए अमेरिका के संदर्भ में यदि पूछ रहा है वो, तो अमेरिका के लेजिस्लेचर की वो बात कर रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन अपने लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहता है, अमेरिका ने अपने लेजिस्लेचर को क्या नाम दिया है? कांग्रेस दिया है। जो हमारे यहाँ पर एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका में कांग्रेस जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि वहां की व्यवस्थापिका का नाम है, ठीक है। कांग्रेस इज द नेम ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। अब देखिए हमें क्या देखना है इसमें, हमें ये देखना है कि जो कांग्रेस है उस पर चेक एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे करते हैं। अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उस पर चेक एंड बैलेंस थ्योरी को लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट कैसे मेंटेन करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों आया आपको समझ में? आसान भाषा में बहुत आसान चीज है। हमें ये देखना है कि एक ऑर्गन की पावर को दूसरे दो ऑर्गन किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? हाउ द पावर ऑफ वन ऑर्गन कंट्रोल्ड बाय द अनदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ द लेजिस्लेचर इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाउ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, and how the judiciary controlled by the legislature and the executive। कांग्रेस की शक्तियों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे नियंत्रण लगाती है, कार्यपालिका की शक्तियों पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कैसे नियंत्रण लगाती है, और खुद न्यायपालिका किस प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से नियंत्रित होती है। आया तक समझ में? अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, कांग्रेस की, है ना। अमेरिका की व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। कांग्रेस का काम क्या है? कानून बनाना। आपको पता है किसी भी देश की लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? नए कानूनों का निर्माण करना। और दूसरा काम क्या होता है? आपने पढ़ रखा है, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, अमेंडमेंट्स करना। अगर समय की डिमांड है, परिस्थितियों की डिमांड है कि पुराने कानून में परिवर्तन किया जाए, तो वो संशोधन करने की शक्ति भी किसके पास है? अमेरिका की व्यवस्थापिका के पास है। अब व्यवस्थापिका ये काम कर रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका जो ये काम कर रही है उसको कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करेंगी, कि व्यवस्थापिका ऐसा नहीं हो मनचाहा कानून बना रही है, मनचाहा जो मन में आ रहा है वो कर रही है, ऐसे करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसे क्लॉजेस होने चाहिए जो उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करे,
ठीक है। तो यहां देखिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस की पावर को किस तरह कंट्रोल करता है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी बिल चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो तब तक लॉ में कन्वर्ट नहीं होता जब तक उस पर प्रेसिडेंट साइन ना कर दे। ठीक है। एनी बिल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द लॉ अंटिल इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। अब कांग्रेस ने कोई बिल बनाया और बिल बनाने के बाद उसने प्रेसिडेंट के पास भेजा कि आप इस पर साइन करिए ताकि ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाए, लॉ में कन्वर्ट हो जाए। अब पावर किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास आ गई। अब देखिए बच्चों वो क्या कर सकता है, 3 काम कर सकता है प्रेसिडेंट। यस कर सकता है, यस करते ही क्या होगा? बिल कन्वर्टेड इनटू द लॉ। ठीक है। नहीं कर सकता है, बिल रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। या तीसरा अपनी वीटो पावर्स को यूज कर सकता है, अपना जो निषेधाधिकार है उसकी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करें कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो कांग्रेस ने बिल अप्रूव किए हैं उन पर 2 प्रकार के वीटो यूज कर सकता है। या तो वो यूज करेगा सस्पेंसिव वीटो या वो यूज करेगा पॉकेट वीटो। ठीक है। विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। देखिए बच्चों यहां पर एक वर्ड आ रहा है वीटो। तो वीटो का मतलब होता है आई सेड नो, मैं मना करता हूं। ठीक है। तो यानी आपको पता है कि ये दोनों वीटो वो पावर यूज करेगा उस बिल को रोकने के लिए। यानी उसको लग रहा है कि ये बिल पूरा सा ठीक नहीं है, इसमें कुछ अमेंड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? अपनी वीटो पावर्स को यूज कर सकता है। कौन कौन सी वीटो पावर है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास? एक है सस्पेंसिव वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। एक है विलंबकारी निषेधाधिकार और एक है जेबी निषेधाधिकार। बच्चों बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में ये दोनों आपसे अलग अलग पूछे गए हैं। What is the meaning of suspensive veto in American political system and what is the meaning of pocket veto in the American political system? ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये विलंबकारी निषेधाधिकार क्या है और जेबी निषेधाधिकार क्या है। देखिए these types of veto used by the American president under the theory of check and balance to control the power of the legislature। ठीक है। मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने उनका ध्यान रखते हुए कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए, सजेशन देते रहिए ताकि मैं इस हेल्प को जारी रखूं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका मोटिवेशन मुझे और मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि एक टीचर के पास बच्चों के प्रशंसा से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यदि हम देखें तो सस्पेंसिव वीटो देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया दोनों निषेधाधिकार की शक्तियों का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति करता है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत कांग्रेस की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए। विलंबकारी निषेधाधिकार समझते हैं हम सस्पेंसिव वीटो। वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि समझ में आएगा तो लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखिए कांग्रेस ने एक बिल बनाया और उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करना चाहता, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस बिल को विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, यानी जैसा आया वैसा ही या अपने सुझावों के साथ वापस से कांग्रेस में भेज सकता है। ठीक है। अब वापस से वो कांग्रेस में गया और कांग्रेस ने यदि दोबारा उस बिल को 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कर दिया, दोबारा विथ अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट जैसे उसकी इच्छा है, देन प्रेसिडेंट हैव बाउंड टू साइन ऑन दैट बिल। यानी उसके बाद राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य है कि वो अब मना नहीं कर सकता, उसको उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही करने पड़ेंगे। आए बच्चों वापस से समझिए, एक बार वापस से सुनिए। इफ लेजिस्लेचर अप्रूव्ड अ बिल and sent to the president for his signature, then president have power to resend the bill in the Congress with amendment or without amendment. And if Congress again approve the bill
by its two-third majority, then president have bound to sign on that bill. यानी कांग्रेस से पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज दिया, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, और यदि कांग्रेस उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो ये क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो। अब देखिए बच्चों, अब आपको लग रहा होगा मैडम कल आपने शक्ति पृथक्करण पढ़ाया कि सब अंग अलग अलग हैं, आज आप बात कर रहे हैं एक अंग दूसरे अंग पर कंट्रोल कर रहा है, तो ये कुछ घोच सा हो गया। देखिए कुछ घोच नहीं हुआ, यहाँ पे समझिए। शक्ति पृथक्करण ये कहता है कि हर अंग अपना अपना काम करेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि हर अंग अपना अपना काम करता रहा है, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया। अब आप देखिए कितना अच्छा है, कांग्रेस ने बिल बनाया तो उसको प्रेसिडेंट ने रोका, उसको कुछ गलत लगा, लेकिन प्रेसिडेंट भी ऑब्सोल्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेसिडेंट केवल एक बार डिले कर सकता है। दोबारा यदि कांग्रेस ने पास कर दिया यानी कांग्रेस सही काम कर रही है, यानी थोड़ा सा कांग्रेस को पावरफुल बनाया और थोड़ा सा प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाया, ताकि दोनों में क्या हो सके? कोऑर्डिनेशन हो सके। क्लियर? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सस्पेंसिव वीटो। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली रिपीट हो रहा है। पहली चीज क्लियर। अब देखिए दूसरा है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। ये भी क्या कर रहा है? व्यवस्थापिका की शक्तियों पर राष्ट्रपति नियंत्रण लगा रहा है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि जब कांग्रेस ने कोई बिल अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस बिल को 10 डेज तक अपने पास रख सकता है, 10 दिन तक अपनी जेब में रख सकता है। लेकिन ध्यान रखिए क्या होता है, यदि इन 10 दिन में कांग्रेस का सेशन खत्म हो गया तो बिल अपने आप समाप्त हो जाएगा, और यदि कांग्रेस का सेशन कंटिन्यू है तो बिल अपने आप पारित हो जाएगा। आया कुछ समझ में? वापस से सुनिए, देखिए क्या है। कांग्रेस ने कोई बिल अप्रूव किया, अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट का मन नहीं है मैं साइन करूं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस बिल को 10 दिन तक अपने पास रख सकता है, जेब में रख लेता है अपने, है ना, उसको पॉकेट वीटो कहा गया, उसने 10 दिन तक अपने जेब में रख लिया। और ये ध्यान रखिए इन 10 दिनों में हॉलीडेज काउंट नहीं है, ठीक है, कोई भी पब्लिक हॉलीडे आता है, संडे आता है, सैटरडे आता है, वो इसमें काउंटेड नहीं होंगे, यानी रनिंग सेशन वाले वर्किंग डेज आपके काउंट होंगे। 10 दिन तक उस राष्ट्रपति ने उस बिल को अपनी जेब में रख लिया। अब डिसीजन होगा 10 दिन के बाद, यदि कांग्रेस का सेशन खत्म हो गया तो बिल ऑटोमेटिकली डिसमिस, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि 10 दिन के बाद कांग्रेस का सेशन कंटिन्यू है तो बिल ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड। तो देखिए कितना अच्छा है, कुछ कंट्रोल कुछ रिलैक्सेशन, कहीं कठोर कहीं लचीला, और इसी को ही तो हम क्या कहते हैं? समन्वय। तो आई थिंक आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, जेबी निषेधाधिकार। पॉकेट वीटो मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, when a legislature pass a bill and goes to the president for his signature, then president remain this bill to his pocket for 10 days without including the holidays. After the 10 days, if the session of Congress is continuing, the bill is automatically approved. And after the 10 days, if Congress session is dismissed, then bill will be dismissed. तो बच्चों आया आपको समझ में? तो ये दोनों चीज हो गई आपके पास कि राष्ट्रपति किस प्रकार कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है। एक तो सस्पेंसिव वीटो से 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर देगा तो साइन करेगा, और दूसरा पॉकेट वीटो से 10 दिन के बाद ये डिसाइड करेगा कि कांग्रेस का सेशन कंटिन्यू है या नहीं है। तो आई थिंक ये पहला वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, अब हम देखें कि कांग्रेस की पावर को किस तरह न्यायपालिका कंट्रोल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कंट्रोल कर रही है। तो देखिए कांग्रेस की पावर को सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करती है बाय द जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेपर के लिए भी, पेपर फर्स्ट के लिए भी, और मेरे बीए पार्ट फर्स्ट का जो बच्चे हैं उनके जो पेपर फर्स्ट का बी सेक्शन है उसमें न्यायपालिका का एक चैप्टर है, उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कांग्रेस ने कोई नियम बनाया, उस पर न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करती है। तो न्यायपालिका कंट्रोल करती है अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा, बाय द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो अब देखिए समझते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है,
और ये भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? पुनर्विलोकन भी हम इसको कहते हैं। ये न्यायपालिका की एक शक्ति है। इस शक्ति के तहत, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है यदि वे संविधान का अतिक्रमण करते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इंग्लिश मीडियम। द जुडिशियल रिव्यू is the power of the Supreme Court by which Supreme Court declared a law as null or void if that law crossed the boundary of the Constitution or denied the fundamental rights of the citizen of that country। आया बच्चों समझ में? यानी मान लीजिए कांग्रेस ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो वहां की संविधान की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है या उससे नागरिकों की मौलिक अधिकारों को चोट पहुंच रही है, तो इसने तो बना दिया और प्रेसिडेंट ने भी किसी वीटो का पावर यूज नहीं करा, प्रेसिडेंट ने भी इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या करा जाए? अब कौन कंट्रोल करेगा? तो अब आता है हमारा शासन का तीसरा अंग, न्यायपालिका। न्यायपालिका उस वक्त क्या कर सकती है? अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, जिसके तहत वह उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का अतिक्रमण करें या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यानी यहां तक हमने देखा हाउ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला पॉइंट क्लियर, कैसे कांग्रेस की शक्तियों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका नियंत्रण लगाती है। फर्स्ट वाला हमारा चीज क्लियर। दूसरा देखिए, अब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की। राष्ट्रपति कोई काम कर रहा है तो उसको कैसे कांग्रेस कंट्रोल करेगी? ऊपर तो हमने देखा कि कांग्रेस ने कोई काम करा, उसको प्रेसिडेंट ने कैसे कंट्रोल किया। चेक एंड बैलेंस पढ़ रहे हैं ना, हर ऑर्गन को कंट्रोल करना है, हर ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन करना है हमें। अब हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका है, जो प्रेसिडेंट है, उसको लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करती है। तो बहुत आसान है ये तो। देखिए, अगर प्रेसिडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट करता है, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, यदि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी पद पर नियुक्ति कर रहा है, उच्च पदों पर नियुक्ति कर रहा है, दैट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द सीनेट। यानी उस पर सीनेट का समर्थन होना आवश्यक है। यानी जब तक सीनेट हाँ नहीं कहेगी तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां वैध नहीं मानी जाएंगी। आगे समझ में? ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑन द हाई पोस्ट डन बाय द प्रेसिडेंट शुड बी रेटिफाइड बाय द सीनेट। ठीक है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी उच्च पदों पर नियुक्ति करता है वो तब तक वैध नहीं है जब तक कि उनको सीनेट का समर्थन ना प्राप्त हो जाए। अब आपको लग रहा होगा मैडम ये सीनेट क्या है? तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम सीनेट क्या है। जब हम अमेरिका की कांग्रेस की बात करते हैं तो अमेरिका की जो कांग्रेस है वो भी बायकैमरल है। ठीक है, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है वो भी क्या है? द्विसदनात्मक है। तो इसका पहला सदन तो क्या है? प्रतिनिधि सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा सदन क्या है? सीनेट है। ठीक है, ये आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है, अगली क्लास में मैं सीनेट को पूरा समझाऊंगी। तो जो सेकेंड हाउस है यहाँ पर, उसका रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए कैसे कंट्रोल करती है कांग्रेस। यदि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई फॉरेन ट्रीटीज करता है, विदेशों के साथ कोई संधि करता है, तो उस पर सीनेट का 2/3 मेजोरिटी जरूरी है। इफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डन अ फॉरेन ट्रीटी देन इट शुड बी रेटिफाइड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द सीनेट। ठीक है, यानी सीनेट में जितने भी मेंबर्स हैं उनका 2/3 जब अप्रूव करेगा तभी ये माना जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो संधि करी है वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। तो आया बच्चों यहां तक आपको समझ में क्लियर कि कैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर को कंट्रोल करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उनको लेजिस्लेचर ने कैसे कंट्रोल किया। राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करेगा उस पर सीनेट का समर्थन आवश्यक। राष्ट्रपति कोई भी विदेशी संधि करेगा उस पर सीनेट का 2/3 बहुमत आवश्यक। एनी अपॉइंटमेंट डन बाय द प्रेसिडेंट शुड बी रेटिफाइड बाय द सीनेट, रेटिफाइड मतलब बाय द सिंपल मेजोरिटी। इफ एनी फॉरेन ट्रीटी डन बाय द प्रेसिडेंट देन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द सीनेट। आगे बच्चों यहां तक समझ में? फिर वही पॉइंट यहां हमने देखा कैसे कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर रही है। यहां हम देख रहे हैं कैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर रही है, और वो सेम पॉइंट है आपका
जुडिशियल रिव्यू। आप रिकॉल करिए, थोड़ी देर पहले मैंने जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन क्या बोली थी? व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा किया गया क्रियान्वित कानून, दोनों आ गए ना यहाँ पर। यानी लॉज दैट आर फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लॉज दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव शुड बी कंट्रोल्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू। क्या करती है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के? उसको नल कर सकती है यदि वो बाउंड्रीज क्रॉस करता है कॉन्स्टिट्यूशन की या फंडामेंटल राइट्स को डिनाइड करता है। तो दो ऑर्गन्स हो गए आपके। अब बचा तीसरा, न्यायपालिका। ये न्यायपालिका कैसे कंट्रोल होती है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। बहुत आसान है, देखिए, अगर कोई भी जज इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर रहा, तो कांग्रेस के पास ये पावर है कि वो उस पर महाअभियोग लगाकर उसको पद से समय से पूर्व हटा सकती है। If any judge cannot fulfill his duty according to the constitution, then legislature have power to start a procedure of impeachment to remove the judge from his post before completing his tenure। आया बच्चों समझ में? यानी अगर कोई न्यायाधीश अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, तो व्यवस्थापिका क्या कर सकती है? महाअभियोग लगाकर उसको समय से पहले, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटा सकती है। ठीक है, ये हो गया इम्पीचमेंट। ये तो किसने कंट्रोल किया? लेजिस्लेचर ने। एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करती है? कि जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेक एंड बैलेंस। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, नोट कर लीजिए, 110% मैंने कहा है। इस टॉपिक में से आपको डेफिनेटली कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट देखिए इस वाले बोर्ड में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंसिव वेटो? What is the meaning of pocket veto? What is judicial review? How the legislature controls the power of the president? What is impeachment? And how the judicially controlled by the president? हिंदी मीडियम के बच्चे एक आप प्रिपेयर करेंगे नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अर्थ, विलंबकारी निषेधाधिकार क्या है, जेबी निषेधाधिकार क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, कार्यपालिका की शक्तियों पर व्यवस्थापिका कैसे नियंत्रण रखती है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, महाअभियोग क्या है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और कैसे उन पर नियंत्रण रखता है। तो देखिए बच्चों, एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, चेक एंड बैलेंस थ्योरी। इस चैप्टर में अपने आप में ही 4 से 5 क्वेश्चन समाहित हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए और मेरे अलवर जिले के बच्चे बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी मेहनत यूं ही जारी रह सके। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।